लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को आगे हम लोगों को मैसोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है और रेजोनेंस पढ़ना है। बट मैसोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस में जाने से पहले जो टॉपिक हम लोगों को सीखना है वो है आपका कॉन्जुगेशन। तो अभी कॉन्जुगेशन हम कहाँ ढूंढते हैं या फिर मैं किस स्पीशीज़ को कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ मेरी कॉन्जुगेटेड स्पीशीज़ है। तो जब भी तुम किसी सिस्टम को देखो, ठीक है, और सिस्टम को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि उस सिस्टम में अनसेचुरेशन मौजूद है, तो आपके अगर किसी भी सिस्टम का मतलब कार्बन की चेन, अगर आप लोगों को सिस्टम में यानी कि कार्बन की चेन में कहीं भी अनसेचुरेशन दिखती है तो उस अनसेचुरेशन की वजह से आप ये कह सकते हो कि आपका वो पर्टिकुलर सिस्टम कार्बन की चेन कॉन्जुगेशन शो करेगा। यानी कि कॉन्जुगेशन शो करने के लिए जो सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये कि सिस्टम में क्या होना चाहिए, आप लोगों का एक अनसेचुरेशन होनी चाहिए। अगर अनसेचुरेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन रहेगी। अब बात आती है कि कैसे मैं बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में कॉन्जुगेशन है कि उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कॉन्जुगेशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कल को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है कि आपके पास एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बाद आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के बाद आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपको ये तीनों कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद दिखते हैं तो आप कहते हो कि वो जो आपका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है, कॉन्जुगेशन मौजूद है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, फॉर एग्जांपल यू हैव, आप लोगों का एक एलिमेंट एक्स जो कि एक पाई बॉन्ड बना के रखा है एक दूसरे एलिमेंट वाई के साथ, और वाई ने एक सिग्मा बॉन्ड बना के रखा है लेट्स से एक्स के साथ या किसी तीसरे एलिमेंट जेड के साथ, जिस एलिमेंट के ऊपर में क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ऐसा कहीं तुम्हें पैटर्न दिखे जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, हम लोगों के पास कॉन्जुगेशन है। और इस कॉन्जुगेशन को कहा किया जाता है, इस कॉन्जुगेशन को कहा जाता है आप लोगों की पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। कैसी कॉन्जुगेशन है ये, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। आज की क्लास में हम अलग अलग प्रकार की कॉन्जुगेशंस क्या होती हैं उसके बारे में सीखेंगे और कॉन्जुगेशंस में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है ये सीखेंगे। वैसे इस टॉपिक से डायरेक्ट कभी भी कोई सवाल आता नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लेकिन देखने को ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे इसका मैं एक आधी एग्जांपल तुम लोगों को दे देती हूँ कि किस तरीके से आपकी ये कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH जो कि आप लोगों का इस तरीके CH2 पॉजिटिव। अब बताओ क्या यहाँ पे पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल है यहाँ पे पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन। अब जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर देखो सिंगल बॉन्ड CH, अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अब अगेन एक और डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिया है। क्या ये पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। कैसे? देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कौन सा वाला बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये कॉन्जुगेशन होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर ये चीज मान लेते हैं ऐसी हो जाती, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर पॉजिटिव, तो क्या ये अभी पाई कॉन्जुगेशन और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास पाई के बाद सिग्मा है, सिग्मा के बाद पाई ही होना चाहिए। अब यहाँ तो पाई है नहीं, यहाँ तो अगेन सिग्मा है, मतलब कॉन्जुगेशन को आगे ट्रैवल करने के लिए पाई बॉन्ड चाहिए। सिग्मा के बाद या तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, या तो सिग्मा के बाद नेगेटिव चार्ज चाहिए, या तो सिग्मा के बाद वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, या तो सिग्मा के बाद उसको एक पाई चाहिए। और सिग्मा के बाद अगर सिग्मा आ रहा है तो वो उसको आगे ट्रैवल नहीं करवा सकता, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपकी जो हम केस पढ़ रहे थे वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं मैंने तुमको ऊपर कहा कि एक X है जिसने Y के साथ डबल बॉन्ड बनाया और Z के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है।
अगर मैं कहूंगी क्या तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब इसी का एक और कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग हो, तो तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो एक्स और वाई के बीच में जो ये पाई बॉन्ड है, आप इसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद में क्या करो? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। तुम लोगों को जो जीओसी की पहली क्लास थी उसमें क्या सिखाया था? इलेक्ट्रॉन्स को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, होमो और हेट्रो। होमो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि होमो के लिए जो आपको रूल्स चाहिए थे वहां तो मतलब यहाँ तो ऐसे ऐसा कोई रूल्स आपको दिख नहीं रहे, तो यह हेट्रो होगा। हेट्रो के बाद मैं एक्स को इलेक्ट्रॉन दूंगी कि मैं वाई को इलेक्ट्रॉन दूंगी। अब लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि जब रिएजेंट आता है तब, अभी यहाँ कोई रिएजेंट नहीं आने वाला, बिना रिएजेंट के ही यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में डिस्प्लेस होंगे। तो कहाँ पे डिस्प्लेस होंगे? जहां पे वैकेंसी है। किस तरफ वैकेंसी है? इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज कहाँ है? जेड की तरफ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब रूल समझो, कभी भी अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कराते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद कभी भी किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे बॉन्ड बनाने का मौका मिल रहा है, जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रहा है? वाई के बाजू में जेड के, वाई और जेड के बीच में आ जाने से क्या हो रहा है? उसको एक बॉन्ड बनाने का मौका मिल रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे? उन एटम्स के बीच में आएंगे। ठीक है, उन एटम्स के कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के किसके ऊपर आके चले गए वो लोग, आप लोगों के वाई के ऊपर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देकर चले गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा किसके ऊपर आएंगे? आप लोगों के वाई और जेड दोनों के बीच में आएंगे वो लोग। ठीक है, वाई और जेड दोनों के बीच में। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसे में आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो आगे शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब ऐसे में वो जेड के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ? ठीक है, जेड के ऊपर का वो पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, जेड के ऊपर का वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला गया, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो एक्स था, उस बेचारे एक्स का हुआ क्या? उसके तो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गए ना। ठीक है, उसके तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। तो ऐसे में उस बेचारे एक्स के ऊपर अब खुद क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कहलाएगा आपके पहले वाले स्ट्रक्चर का कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1, या फिर कह सकते हो टाइप नंबर 1 कॉन्जुगेशन का, कि इस टाइप की एक कॉन्जुगेशन होती है। दूसरे टाइप की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। आपके पास दूसरे टाइप की कॉन्जुगेशन होती है पाई, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद क्या है आपका? निगेटिव चार्ज। इस प्रकार की कॉन्जुगेशन, इसको भी मतलब हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कैसा दिखेगा? आप लोगों का जो एक्स है वो लेट से वाई के साथ डबल बॉन्ड बनाकर है, फिर वाई आपके जेड के साथ है, लेकिन उस जेड के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया आप लोगों का कॉन्जुगेशन का एक टाइप। लेकिन अगर मैं इसी कॉन्जुगेशन का कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, मतलब इसी का एक दूसरा, इसका डुप्लीकेट बनाने को अगर तुमसे कहूं, तो तुम बना सकते हो इसका डुप्लीकेट। बिल्कुल, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करो। ये मेरे पास दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे ब्रेक करके मैं कहाँ लेकर जाऊं? क्या वाई और जेड के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए लेकर जाना चाहिए? क्या नहीं। वाई और, अभी याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जहां डिफिशियंसी होती है, और अगर आप इसको राइट हैंड में शिफ्ट करोगे तो जेड के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां तो कोई डिफिशियंसी नहीं है। तो इसका मतलब इस बार राइट हैंड में शिफ्ट नहीं होगा। अगर राइट हैंड में शिफ्ट नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करो, पर लेफ्ट हैंड में तो बॉन्ड कहीं बना ही नहीं सकते क्योंकि एक्स के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में मजबूरीवश ये दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? एक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अंधी बहरी जैसे नहीं करते हैं कि कहीं भी शिफ्ट करा दिए, ये देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। अगर एक तरफ निगेटिव चार्ज है और एक तरफ न्यूट्रल वाली सिचुएशन है, तो ऑब्वियस है कि आप न्यूट्रल वाली सिचुएशन को डिफिशिएंट मानोगे एज कंपेयर टू नेगेटिव, राइट। तो एक्स के ऊपर अगर वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर एक सिंगल बॉन्ड वाई आ जाएगा और अब डबल बॉन्ड जेड आ जाएगा। अच्छा सॉरी, डबल बॉन्ड जेड क्यों? क्योंकि आपने अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कराया है तो एट द सेम टाइम जो आप लोगों के जेड के ऊपर के जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों शिफ्ट हो गए? ताकि पाई बॉन्ड बना सके। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का इस टाइप का कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो आपको बेसिकली कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए।
अब जैसे इसका अगर मैं एग्जाम्पल पे इसके बात करूँ तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 निगेटिव, ये देखो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल, पाई सिग्मा और फिर निगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लेते हैं ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव, ये भी क्या हो गया पाई सिग्मा निगेटिव। यानी कि पाई सिग्मा के बाद तुरंत निगेटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पाई सिग्मा फिर निगेटिव, तो मतलब पाई सिग्मा फिर निगेटिव, तो ये चलेगा। बट कॉन्जुगेशन को खींचकर आगे ले जाने का दम सिग्मा के पास नहीं है, ये दम किसके पास है, आप लोगों के पाई के पास। ठीक है, अच्छा तीसरा देखो केस क्या हो सकता है कि आपको पाई मिल रहा है, उसके बाद आपको सिग्मा मिल रहा है और उसके बाद आपको मिल रहा है लोन पेयर। इसको बेसिकली हम लोग कौन सी वाली कॉन्जुगेशन कहते हैं, लोन पेयर कॉमा पाई कॉन्जुगेशन। इसे कौन सी वाली कॉन्जुगेशन कहते हैं, लोन पेयर कॉमा पाई कॉन्जुगेशन। इसमें आपको चीजें देखो कैसे मिलती हैं। आपके पास एक एक्स होता है जो कि आप लोगों का बॉन्ड बना के रखा है, डबल बॉन्ड बना के रखा है, उसने किसके साथ, आपके वाई के साथ, और उसके बाद वो वाई ने एक और सिग्मा बॉन्ड बनाया जेड के साथ, जिस जेड के ऊपर लोन पेयर है। मैं यहाँ पे जेड के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हो तो वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, बट क्या उसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज होता है क्या, नहीं। बट अगर उस ऑक्सीजन पे आप एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आओ तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों 2 पे नहीं था, क्योंकि 2 तो यार उसकी कैपेसिटी थी, अपनी कैपेसिटी के जितने इलेक्ट्रॉन रखे उस पर कभी निगेटिव नहीं आएगा। बट अगर अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाएगा तो निगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जेड अपनी कैपेसिटी के बाहर नहीं गया होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चलती हूँ। तो देयरफॉर आप लोगों का जो Z है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। अदरवाइज कई लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे कि अच्छा आपने ऊपर वाले केस में नेगेटिव डाल दिया था 2 इलेक्ट्रॉन्स के डॉट के साथ, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे खुद सोचो, अगर मैं तुमको कहूंगी कि आपको ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने हैं तो राइट साइड में इसको शिफ्ट कराना तो बेवकूफ़ी होगी, तो अगेन ये चीज़ आगे शिफ्ट हो जाएगी और लोन पेयर्स ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएंगे कंप्लीटली। ये जैसा आपने अभी नेगेटिव वाला कॉन्जुगेशन किया था ना, सेम टू सेम ये वही वाला कॉन्जुगेशन है। और स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, एक्स को क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो एक्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, तो लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। बट जब एक्स के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तब वो न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद बेचारे के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया होगा, निगेटिव चार्ज आ गया होगा। एक्स और वाई के बीच में कौन सा बॉन्ड बन चुका है, आप लोगों का सिंगल बॉन्ड बन गया होगा। वाई और जेड के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल। लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस में जेड ने अपने लोन पेयर यूटिलाइज किए, तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि H2O में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं उन 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर में से अगर एक लोन पेयर यूज कर लूं तो मैं उसके नॉर्मल बिहेवियर में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। सो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। तो वैसे ही यहाँ पे जो Z है, इस Z के ऊपर भी कैसा चार्ज क्रिएट होगा, आप लोगों का पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर वाले केस में मैंने Z के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे Z क्या कर रहा है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहा है। किस पर्पज के लिए यूटिलाइज कर रहा है, आप लोगों के आगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा चीज को ही अगर आप उसके पास से निकाल दो तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों के पास Z है, थर्ड केस में ये एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे उसका लोन पेयर है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके खुद के इलेक्ट्रॉन को तुम हटा के फेंक रहे हो बाहर, क्या कर रहे हो, उसको वहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपने उसका पाई बॉन्ड खर्च कर, आपने उसका लोन पेयर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। सो देयरफॉर उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी भी एटम का लोन पेयर यूज करोगे आगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। और अगर उसके ऊपर के निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो यूज करोगे तो फिर आपको इन दैट केस वहाँ पे कोई भी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस टाइप की कॉन्जुगेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है NH2।
ये देखो, नाइट्रोजन के पास अपना खुद का क्या है, लोन पेयर है। अगर मैं तुमसे कहूँगी इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होगा, ये दोनों के दोनों इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। लोग क्या करते हैं, निगेटिव लिख देते हैं, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते, बट मैं करती हूँ। ठीक है, यहाँ आएगा CH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन ने अपना खुद का क्या किया है, लोन पेयर यूटिलाइज किया है। ठीक है, कल को NH2 के बदले वहाँ पे कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज भी हो सकती थी। ठीक है, या फिर वहाँ पे लेट से हेलोजन भी हो सकता था, क्योंकि इन सभी लोगों के पास अपने खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो 3 केसेस डिस्कस कर लिए। पहला क्या डिस्कस किया, पाई सिग्मा पॉजिटिव। दूसरा क्या डिस्कस किया, पाई सिग्मा नेगेटिव। और तीसरा अभी क्या डिस्कस किया, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब चौथे केस की तरफ आते हैं। आपके पास पाई है, पाई के बाद आपके पास सिग्मा है, सिग्मा के बाद आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन यूजुअली पेयर में होते हैं, आपके पेयर में ना होकर आपके पास एक सिंगल डॉट है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे X ने बॉन्ड बनाया है डबल बॉन्ड Y के साथ, Y ने सिंगल बॉन्ड बनाया है Z के साथ, और Z के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की बजाय यहाँ पे Z के ऊपर क्या है, एक डॉट है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अभी तक यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो यहाँ पे फ्री रेडिकल है। तो जो तुमने पहली क्लास पढ़ी थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उस वक्त क्या सिखाया था कि अगर आपके क्वेश्चन में पहले से एक फ्री रेडिकल आपके पास दिया हुआ है, तो पहले से एक फ्री रेडिकल के होने की वजह से आपका वहाँ पे जो फ्यूजन होगा वो फ्यूजन कैसा होगा, होमोलिटिक होगा। तो यहाँ पर अभी तक ऊपर में हम जो केसेस करते जा रहे थे, उन केसेस में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़कर होमोलिटिकली नहीं बल्कि हेट्रोलिटिकली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे आप लोगों को इसको होमोलिटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना तो कंप्लीटली एक्स पे शिफ्ट होंगे, ना तो ये कंप्लीटली वाई पे शिफ्ट होंगे। ऐसे केस में इनका एक इलेक्ट्रॉन एक्स पे जाता है, इनका एक इलेक्ट्रॉन वाई पे जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकती हूँ, एक्स के ऊपर एक डॉट आ गया, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया, वाई पे एक डॉट आ गया, और आपके जेड पे तो एक डॉट पहले से था। अब इसी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में कैसा लिखा जा सकता है कि एक्स के ऊपर का डॉट तो देखो यार उस पर अभी भी है, बट जो वाई के ऊपर का डॉट और जो जेड के ऊपर का डॉट है, इन दोनों ने आपस में, दोनों डॉट्स लोगों ने आपस में क्या किया, डिसीजन लिया कि चलो हम दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। और अब बॉन्ड आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाई और जेड के बीच में। तो ये वाला जो पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन आप लोगों का कौन सा वाला कॉन्जुगेशन कहलाता है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जब भी आपके गिवन सबस्ट्रेट में कहीं भी अगर तुम्हें ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वहां पे आप क्या करते हो, होमोलिटिक उसका क्या करते हो, तोड़ते हो उसको। ये हो गया चौथा प्रकार का कॉन्जुगेशन। अब आते हैं फिफ्थ टाइप के कॉन्जुगेशन में। फिफ्थ टाइप का कॉन्जुगेशन बहुत ही फेमस है, मतलब इस टाइप के कॉन्जुगेशन हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे। दैट इज नोन एज पाई कॉमा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब पाई कॉमा पाई लिखने से, अच्छा चलो ठीक है, पाई कॉमा पाई कॉन्जुगेशन ये हम लोगों का 5वां टाइप है। पाई कॉमा पाई कॉन्जुगेशन से एक स्टूडेंट ये समझता है कि पाई के बाद पाई आ जाता है, नहीं, पाई के बाद सिग्मा आ रहा था, सिग्मा के बाद पाई आ रहा था, पाई के बाद अगेन सिग्मा आ रहा होगा, सिग्मा के बाद अगेन पाई होगा, डॉट 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 डॉट। इस टाइप का कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं तुम लोगों को ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूं तो ये आप लोगों के ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर है। देखो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये किसके अंतर्गत में आता है, आप लोगों के पाई पाई कॉन्जुगेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर मुझे इसी का एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी, मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करना है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करके कैसे बनाएंगे इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम लोग, तो समझते हैं। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहाँ दे सकती हूँ, या तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे सकती हूँ, या तो ये लेफ्ट साइड वाले कार्बन में हम लोग इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। कहाँ गया यार मेरा लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये रहा, या फिर यहाँ पे दे दो आप। अब मैं इसको कहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, लेट्स से मैं इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस पर्टिकुलर एटम पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से इसको मैंने पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब वैसे ही ये जो आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, अब अगर मैंने ऐसा किया
तो आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास ये सिस्टम कैसा दिखेगा, ये इधर, ये ऐसा, यहाँ पे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो निगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो निगेटिव चार्ज। और बीच वाले लोगों का क्या हिसाब किताब, पहले इस वाले एटम ने एक पाई बॉन्ड बनाया था, इस वाले एटम ने पाई बॉन्ड बनाया था, तो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड थी। तो अभी इन दोनों के पाई बॉन्ड को तो तुम डिस्ट्रॉय कर चुके हो, यहाँ पे इसका मतलब वैलेंसी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अगर वैलेंसी डिस्ट्रॉय हो गई है मतलब तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ये गलत है। ठीक है, अगर आपको कल को इस प्रकार की चीज़ों का स्ट्रक्चर बनाना हो, इस तरह की चीज़ों का आपको पाई कॉन्जुगेशन अगर आपको क्रिएट करना हो, इसका एक सेकंड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर अगर आपको क्रिएट करना हो, तो देखो कैसे क्रिएट करोगे आप, कैसे इसमें क्रिएट करोगे। ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाया, यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए। एक मिनट, ये कलर अच्छा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यानी कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को मिला वो कैसा मिला, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उस तरह शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे आ गया होगा निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज ने क्या किया, अच्छा यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर हो गए तो यहाँ आ गया होगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये देखो ऐसा, फिर ये निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों मिलकर आप लोगों का कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। इन कोने वाले लोगों के पास, बेचारों के पास निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से भटक रहा है, ये तुमको देखने को मिल जाएगा किसमें, पाई कॉन्जुगेशन में। अब इसमें तुम ये देखना, ये जो मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया पाई कॉन्जुगेशन का, इसमें सब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन थे। बट कल को मान लेते हैं स्ट्रक्चर कुछ तुम्हें ऐसा दिया जाए, ये इस प्रकार का, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये इस तरीके का है, तो अब तुम ये देखो पहले पाई बॉन्ड है कहाँ, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। लेकिन अब जो आपके पास सेकंड वाला जो आपको पाई दिया है वो पाई किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। अब तुम तो जानते हो कि अगर मैं इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ये जो दोनों के दोनों लेट से आपके पाई इलेक्ट्रॉन से किस पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के पास पहले से देखो 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन अगर फिर भी उसको आप बोलो कि यार देखो मैं एक और दे रहा हूं, तो पहली बात तो एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, 2 लोन पेयर पहले से थे, एक ऑक्सीजन का पेयर और आपने लोन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर रख लिया, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किया गया होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि हमेशा मूवमेंट कहाँ पे होती है, डिफिशियंसी की तरफ। अभी क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए हैं तो यहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट हो गई है, यानी कि बेसिकली राइट हैंड साइड डिफिशियंसी क्रिएट हुई है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में बना है उनमें से किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो जिस कार्बन पे शिफ्ट हुआ उस कार्बन पे शिफ्ट होने की वजह से वहां क्या क्रिएट हुआ, निगेटिव, और जिसको नहीं मिला वहां क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव। और जो एडजेसेंट निगेटिव और जो एडजेसेंट पॉजिटिव वाले लोग हैं ये दोनों आपस में मिलकर इस स्ट्रक्चर को क्या शक्ल दे देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या बना लिया बताओ, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। मैं ऑक्सीजन के बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर शो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे किया जाता है। तो कॉन्जुगेशन जितने टाइप्स की थी, 5 टाइप्स की, वो ऑलरेडी तुम्हें बताती जा चुकी है। अब मैं अलग अलग केसेस लेकर तुमको मैं बस सिखा देती हूँ कि कॉन्जुगेशंस अलग अलग केसेस में हम किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी है और मान लेते हैं उस सिस्टम में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब तुम तो जानते हो कि अगर डबल और ट्रिपल दोनों है तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसकी तरफ मैं मूवमेंट करूँ। तो अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डबल बॉन्ड मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp मतलब जो भी है sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड मतलब वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, फिलहाल अभी आपके पास sp2। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है कि डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी किसकी, डबल बॉन्ड की कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। तो अब इसमें जो तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड के पास ये देखो ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों ही मतलब चारों ही पाई इलेक्ट्रॉन्स ही तोड़ने, सिर्फ एक तोड़ोगे तो तोड़ के कहाँ जाएंगे, वहाँ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इस तरीके से वो आगे की तरफ शिफ्ट हुए तो ये चीज़ कैसी दिखने लगेगी, ट्रिपल की जगह सिर्फ डबल बचेगा और वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जिस कार्बन को कुछ नहीं मिला है उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव।
अब क्योंकि राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे डिफिशियंसी क्रिएट हुई है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट होंगे? अरे यार ये अटक जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? आप लोगों के इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद अगर ये दोनों इस पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और अगर यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब जैसे कि तुमको बताया था कि एडजेसेंट वाले जो निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? आप लोगों के एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो देखो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और इस तरीके का आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने को मिलेगा। तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम लोगों को फायदा मिलेगा। अगर तुम ऐसे सोचोगे कि एक बार में मैं कर लूँ, तो नहीं होने वाला, ठीक है। उसमें आप लोगों को कम से कम इस चीज़ को रोज रोज एक दो बार खुद से बिना देखे कर करके देखना ही पड़ेगा, बराबर। अदरवाइज तुम्हें ऐसा लगेगा कि आज पढ़ा था और कल हम लोग भूल गए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? वो तो एकदम सिंपल सा ही है वो चीज़। जैसे अगर मान लेते हैं तुमको ये बोला गया कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम दिया हुआ है, जैसे जिसमें दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखो, ये कोने में भी ये ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद मैंने इसको जिस कार्बन से अटैच किया है उस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा है, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। अब अच्छा, 1 मिनट का मुझे ब्रेक लगेगा, ठीक है, 1 मिनट रुको। अच्छा नहीं, रहने दो, नहीं लगेगा। तो उसमें अब आगे कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के इसमें। तो अब इसमें हम क्या करें, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करें? तो पहले जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है उस तरफ जाओ। यहाँ मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप दिख रहा है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने क्या किया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से किसकी तरफ शिफ्ट कर दिए? नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन की तरफ अगर इसको शिफ्ट कर दिए हो तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? आप लोगों का यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अभी फिलहाल के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, लो ट्रिपल ना ड्रॉ करते हैं, सिर्फ यही ड्रॉ करो। यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट में नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। इस बेचारे कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद डिफिशियंसी कहाँ हुई है? आप लोगों के राइट हैंड साइड। अच्छा, अगर डिफिशियंसी राइट हैंड साइड हुई है तो उसको कंप्लीट या उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट होंगे? इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो इस बेचारे पे क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव, जिसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? आपके डायरेक्टली ये इस फॉर्म में। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव। लोग क्या करते हैं, एक बार कॉन्जुगेशन सीखने के बाद ये चीज़ ना वो लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती इस चीज़ को मतलब करने में। फटाफट ओरली ये इधर शिफ्ट हुआ, वो उधर शिफ्ट हुआ, वो इधर शिफ्ट हुआ, बस खत्म हो जाता है ये काम। और उनके लिए इस चीज़ को करना और डिफिकल्ट नहीं होता। अब जैसे अगर मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करूँ तो कई बार तुमको ऐसी भी सिचुएशन मिल जाती है कि आपके ऊपर एक एलिमेंट है एक्स जो कि कनेक्टेड है जेड के साथ, और एक्स के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और वाई के ऊपर, जेड के ऊपर है लोन पेयर, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, आपके जो जेड के ऊपर का जो ये लोन पेयर है, तुम खुद सोचो क्या करेगा, ये आगे शिफ्टिंग करेगा। आगे शिफ्टिंग करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक्स और आप लोगों का जो जेड है इसके बीच में क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। जेड ने अपना क्योंकि लोन पेयर दिया है इसीलिए पॉजिटिव आएगा और एक्स के ऊपर का पॉजिटिव डिसअपियर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है जिसमें ऑल्टरनेट मतलब आजू बाजू पाई भी है, लोन पेयर भी है और उनके बीच में मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी देखो पाई बॉन्ड नहीं, बिना पाई बॉन्ड के ये कॉन्जुगेशन आप लोगों की क्या हो रही है? डन हो रही है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जैसे जैसे तुम समय के साथ से प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुमको समझ में आएगी। और इस कॉन्जुगेशन के आगे जाके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो तुमको देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, उसमें इसको करके देखते हैं आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर जेड के ऊपर मान लेते हैं नेगेटिव है। अब नेगेटिव है उससे हमें क्या मतलब? नेगेटिव मतलब लोन पेयर के अलावा भी उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से वो उस तरफ ट्रैवल करते हैं जहाँ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों को? इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, एक्स के ऊपर का पॉजिटिव गया क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड बन गया
और Z के ऊपर का निगेटिव भी चला गया, क्योंकि Z ने अपने ऊपर के उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। बट इस प्रोसेस में कहीं पे भी Z के ऊपर कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान Z अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है, ना कि लोन पेयर्स को। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं X के पास कोई निगेटिव चार्ज है, या फिर लोन पेयर भी हो सकता है, और ये Z से कनेक्टेड है, और Z आप लोगों का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होते हैं, जो आप लोगों के यूजुअली थर्ड पीरियड से जो शुरू होते हैं उन लोगों के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब उनके पास ये एबिलिटी है कि वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है। यूजुअली अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये लोन पेयर या फिर आपका नेगेटिव चार्ज इसीलिए शिफ्ट कर रहे थे ताकि एडजेसेंट में जो एक्स लगा है उसके ऊपर का पॉजिटिव हम डिसअपियर करवा सकें। बट यहाँ तो जेड के पास कोई डिफिशियंसी है ही नहीं, बट भले उसके पास डिफिशियंसी नहीं है बट उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ, एक्स और जेड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक्स के ऊपर का नेगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि उसने अपने नेगेटिव को यूटिलाइज कर लिया, और जेड के ऊपर भी कोई नेगेटिव नहीं आएगा, और ना ही जेड के ऊपर कोई पॉजिटिव आएगा, ना ही जेड के ऊपर कोई लोन पेयर आएंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अब जेड ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ले लिए, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले लिए। ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से भी आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकती है। या फिर कॉन्जुगेशन तब भी देखने को मिल सकती है, जैसे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे रूल्स हैं, इनको पॉइंट डाल डाल के लिखते रहना। जैसे एक्स ने वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाया है, वाई ने जेड के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, बट इस जेड के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, रख सकता है। तो अब यानी कि वो है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आगे। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल, यहाँ आ जाएगा डबल, और जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं कहाँ पे, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। अब इसी कॉन्जुगेशन के बहुत सारे क्या कहते हैं एप्लीकेशंस तुम लोगों को आगे देखने को मिलते हैं। जैसे फिलहाल अभी मैं कुछ जगहों पर तुमको इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ जहाँ पे आप लोग इस कॉन्जुगेशन को यूज कर सकते हो। पहली बात, जैसे पहला सिस्टम हो गया आप लोगों के पास ये एक रिंग बनी हुई है। इस रिंग में मैंने यहाँ पे सिग्मा मतलब डबल बॉन्ड दिया है, ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर्स हैं, और ये हाइड्रोजन है। मतलब ऐसा हाइड्रोजन यार कैसा लगेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, अब क्या होगा बताओ, ये कॉन्जुगेशन कैसी कॉन्जुगेशन में टर्न आउट होगी। आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसको, या इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको यहाँ शिफ्ट करोगे। यहाँ शिफ्ट होने से बोलो क्या हो जाएगी ये वाली चीज़, आपकी ये रिंग। अच्छा, रिंग के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में डबल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे इस बेचारे के ऊपर क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, और ऑक्सीजन ने क्या अपने कहीं से लोन पे कुछ यूटिलाइज किए, क्या नहीं किए, यहाँ पे आ गया बट ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस केस में टोटल 3 बॉन्ड बना के आपका बैठ चुका है, तो ये थोड़ा एक ड्रास्टिक कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे ही मान लेते हैं आपके पास एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में तो देखो अल्टरनेट सिंगल डबल की तो पूरी बारात लगी है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है, यानी कि वो डेफिशिएंट है, वो चाहती है कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे। तो जो ये नियर बाय में पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं नियर बाय के पाए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। अगर मैंने नियर बाय के पाए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया तो इससे क्या हो जाएगा, आपके कार्बन की जो डिफिशियंसी थी वो तो गायब हो गई। जो बेंजीन रिंग के दूसरे पाए बॉन्ड थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। लेकिन इसमें अब देखो नुकसान किसका हुआ। नुकसान किसका हुआ का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने से पहले देखो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था। ये कलर बहुत ही डिम है। ये वाला आपका और ये वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था। जब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए तो ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। तो इसमें जो आपका ये वाला कार्बन है इसको तो हर कीमत पे पाई बॉन्ड मिल ही रहा है, चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो या सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो। बट जो बेचारा आपका ये वाला कार्बन था ना, इसके पास से तो चला गया भाई इलेक्ट्रॉन। तो इनडायरेक्टली जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है उस पर क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा बनेगा। अब यही सेम क्वेश्चन तुम लोगों को ऊपर में पॉजिटिव चार्ज को ना रखते हुए ऊपर में फ्री रेडिकल को रखते हुए भी पूछा जा सकता था।
अगर ऊपर के केस में फ्री रेडिकल को लेके पूछा जाता तो इस बॉन्ड के अक्रॉस में ये कैसी फ्यूजन होती, होमोलिटिक। अगर ये होमोलिटिक फ्यूजन होती तो रिंग के जो बाकी के पाई बॉन्ड्स हैं ये फिलहाल वैसे के वैसी, यहाँ पे एक डॉट आ जाता। एक डॉट कहाँ जाता बताओ, एक डॉट इस पोजिशन पे जाता और CH2 के पास तो एक डॉट था ही। फिर वो जो नियर बाय के एडजेसेंट डॉट्स हैं वो दोनों एडजेसेंट डॉट्स मिलके क्या कर लेते, आप लोगों का डबल बॉन्ड वहाँ क्रिएट कर लेते सच दैट CH2 का डॉट और वाले कार्बन का डॉट दोनों डिसअपियर हो गया, ठीक है। और लेकिन बेचारे का ये वाला डॉट अभी भी वैसे का वैसी है। तो अभी जो तुमको कॉन्जुगेशन सिखाई गई है ये कॉन्जुगेशन तुम्हें कहाँ अप्लाई करनी है, मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करनी है, ठीक है। कहाँ अप्लाई करनी है, मॉलिक्यूल्स में। जैसे आप लोगों को एक और जगह इस वाली चीज़ का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ये मान लेते हैं आप लोगों के पास रिंग है, ये मैंने पूरा पाई बॉन्ड बना के रखे, यहाँ पे मैंने लगा दिया है बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हो सकता है यहाँ पे कल को मैं एल्यूमिनियम भी लगा सकती थी। अब बताओ यहाँ पे क्या है, अब आपके बोरॉन का तो सिर्फ सेक्सटेट कंप्लीट है, बेचारे का तो भव्य मतलब है ही ऐसा उसकी फूटी किस्मत कि वहाँ पे उसको कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट होने का नसीब नहीं मिलता है। बट वो लुइस एसिड है, वो चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, उसकी इच्छा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूँ। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो नियर बाय वाले हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ शिफ्ट होने के बाद मतलब यहाँ शिफ्ट हो गए मतलब एटम पे शिफ्ट नहीं होंगे, ये बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स एटम में उसी सिनेरियो में शिफ्ट होते हैं जब आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कोई बॉन्ड आगे नहीं दिखने को मिल रहा है, तो ही वो आगे जाके कॉन्जुगेशन करता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वैसे का वैसी, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज बोरॉन और ये 2 हाइड्रोजन। अब तुम्हें तो पता है कि बोरॉन तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड तो जिंदगी में कभी नहीं बनाता। तो इसीलिए बोरॉन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने किसी चीज को गेन कर लिया है, ठीक है। उसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। अच्छा, अब जैसे कि एक और सवाल है आपके पास, ये आपको एक रिंग दी है, इस रिंग के टॉप पार्ट पे आपको पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर्स दिए हुए हैं। अब क्या होगा बताओ, यहाँ कॉन्जुगेशन कैसे होगी। सबसे पहले आप किसकी शिफ्टिंग कराओगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कराओगे कि लोन पेयर्स की कराओगे, लोन पेयर्स से शिफ्टिंग होगी। ये देखो ऐसे ये यहाँ शिफ्ट होंगे जिसकी वजह से ये आगे शिफ्ट होगा, बराबर शिफ्टिंग करा रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ कैसी हो गई, आप लोगों के पास एक रिंग ऑक्सीजन है, क्योंकि अपना क्या किया, एक लोन पेयर इस प्रोसेस में बर्बाद कर दिया, तो एक ही बचा, तो जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को छोड़ चुका है, छोड़कर वो कहाँ चला गया है, आगे चला गया है, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं किस काम के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, अगर उनको मौका मिल रहा है तो, ठीक है। कभी भी एटम पे नहीं, तो आगे क्योंकि है मौका तो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, और जो ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज था वो ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। क्यों ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बनने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज था वो गायब हो गया, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ गए, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आगे क्या बना लेंगे, आप लोगों का बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कॉन्जुगेशन वाले एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर कॉन्जुगेशन कराते हो तो इस प्रकार से ये उसका फायदा रहता है, ठीक है। मतलब फायदा इन द सेंस कि वहाँ पर फिर तुमको क्या देखने को मिल जाता है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये जो हम कॉन्जुगेशन करा रहे हैं, कराना तो सीख चुके हैं, इस कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हम लोग कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, या फिर कॉन्जुगेशन करने के बाद हम लोगों को फायदा क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, अगर कोई स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन कर सकता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आप लोगों का वो जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, बराबर, वो जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है, वो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने की वजह से आप लोगों का जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास कल को कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में तुम याद रखना वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी को ये क्या करने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, एज रिस्पेक्ट टू दोज वंस जिनमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इनमें होता क्या है कि अभी जैसे तुम अगर मेरे को ये बोलोगे कि ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है, तो मैं तुमसे क्या कहूँगी, भैया ये परमानेंटली सिंगल बॉन्ड नहीं है,
कोई मुझसे ये कहेगा कि नहीं मैडम ये डबल बॉन्ड है, तो मैं उसको क्या कहूंगी कि ये डबल बॉन्ड भी नहीं है, ये एक्चुअल में सिंगल और डबल के बीच में ये कंटिन्यूअस रोटेशन चलता है, कभी सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, डबल से सिंगल, सिंगल से डबल, ये ऐसा चलता रहता है। तो बॉन्ड लेंथ ना तो कभी परमानेंटली सिंगल की वाली रहती है, ना तो कभी भी डबल वाली की रहती है। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो चीज परमानेंटली सिंगल होनी चाहिए थी वो भले ही परमानेंटली डबल नहीं होती, बट सिंगल से थोड़ी सी तो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे आप उसको आप क्या कह सकते हो, कंप्लीट डबल बॉन्ड कह सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वापस से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि सिंगल बॉन्ड से जीरो बॉन्ड में कन्वर्ट होता है? नहीं, सिंगल बॉन्ड से वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड में भले ही कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, बट डबल बॉन्ड तक की, डबल बॉन्ड से थोड़ा कम होगा, लेट्स से डेढ़ बॉन्ड तक तो बन रहे होंगे, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं टूटते हैं मतलब सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल फॉर वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, या कभी भी भाई उसके अंदर वो डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक आता तो सही है। तो जब भी अगर किसी सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलती है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई होगी? आप लोगों की इंक्रीज हो गई होगी। और बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि आप लोगों का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है। क्या एक्वायर कर लेता है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लेता है। परमानेंटली नहीं करता है और कंप्लीटली नहीं करता है, बट डबल सिंगल से तो ज्यादा ही करता है ना। ठीक है, ये वाला। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि कॉन्जुगेशन की वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो रहा है तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। बॉन्ड उतने ही ज्यादा क्या होंगे? ताकतवर होंगी। और अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब वो इजीली ब्रेक नहीं हो रहे होंगे, और अगर वो इजीली ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो तुम्हें इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि कॉन्जुगेशन होने की वजह से सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी आप लोगों की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने के अलावा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगी, और देयरफॉर रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है? उसकी घट जाती है। तो ये सारी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के अंदर पाई जाने वाली कैसी है? बातचीत है। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर कंपाउंड आपका कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ चीजें तुम्हें बता दूं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मान लेते हैं कोई ऐसा अगर एक स्पीशीज होती, जैसे अगर आप लोग मान लेते ये एक स्पीशीज होती, इसमें मैं ये डबल सिंगल डबल दिखा दिया, मैंने ऊपर NH2 लोन पेयर के बदले मैंने NH3 और यहाँ पे पॉजिटिव शो किया, और तुमने पता है मुझे रिटर्न में ये गिफ्ट दिया कि लो मैडम आप इसका स्ट्रक्चर रखो ऐसा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन मैडम यहाँ पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, ये दोनों वैसे के वैसी, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये तुम मुझको दिखा रहे हो स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर गलत है। क्यों ये स्ट्रक्चर गलत है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तुम देखो ना, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5 बॉन्ड्स। क्या कभी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? अगर मान वैसे तो कायदे से वो 4 बॉन्ड भी नहीं बनाता, बट 5 बॉन्ड पे यार मतलब बियॉन्ड द स्कोप हो गया। तो पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कल को तुम कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसको बनाने की वजह से नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में वो वाली जो चीज है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है? आप लोगों का नॉट पॉसिबल वाला केस है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कॉन्जुगेशन नहीं होगी। देखो यहाँ पाए है, सिग्मा है, पॉजिटिव चार्ज है, बट फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और कई बार स्टेरिक हिंड्रेंस ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन होते होते रह जाती है। जैसे आगे तुम एक ऑर्थो इफेक्ट नामक एक फेनोमेना सीखोगे, राइट? आप एक ऑर्थो इफेक्ट नामक फेनोमेना सीखोगे,
तो वो ऑर्थो इफेक्ट में ना आपको कार्बन, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें अभी आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कैसे? देखो मैडम, ये पाए, ये सिग्मा, ये पाए, कितनी मस्त कॉन्जुगेशन है, पाए सिग्मा पाए, है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि कॉन्जुगेशन होगी, और लगता है कि चक्कर में हम बोलते हैं कि यस यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, बट ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कॉन्जुगेशन नहीं शो करता, बिल्कुल शो नहीं करता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। जो आपका COOH यानी कि जो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इतना बड़ा होता है, इतना बल्कि होता है कि उसके होने की वजह से आप लोगों का जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर नहीं रहता। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को कल को कभी भी क्या चाहिए है, कॉन्जुगेशन चाहिए, तो कॉन्जुगेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का आपस में प्लेनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो आपकी कॉन्जुगेशन नहीं होती। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये एक्चुअल में बेंजीन रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग प्लेन में होते हैं, ये एक प्लेन में नहीं होते। जैसे बेंजीन रिंग लेट्स से फ्रंट में है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लोगों का उस प्लेन में ना होकर उस प्लेन के परपेंडिकुलर साइड में होता है। सो इसीलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए वो पर्टिकुलर चीज कहाँ चली गई? आउट ऑफ द प्लेन चली गई। अब जैसे ये मैंने एक अमाइड का स्ट्रक्चर बनाया, इस अमाइड के स्ट्रक्चर में सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे कि ये कंजुगेशन देगा। कैसे? देखो, पाई, सिग्मा और ये लोन पेयर, आपको लग रहा है कॉन्जुगेशन देगा? हाँ मैडम लग रहा है। करके देखो जरा कॉन्जुगेशन कैसी होगी इसकी कॉन्जुगेशन। अच्छा, कैसे करेंगे इसकी कॉन्जुगेशन? अगर तुमने इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया तो डोंट यू थिंक ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यहाँ आगे शिफ्ट किए, जिसकी वजह से यहाँ पे समथिंग समथिंग कोई डबल बॉन्ड जैसी कोई चीज आ गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे शिफ्ट हो गए। चलो, ये मैंने एक इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इस प्रकार का एक बनाया, बट तुम्हें लगता है यहाँ कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं? तो ये तो बकवास है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट? ये तो इम्पॉसिबल चीज है। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, आपको कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिलती। अच्छा, इसमें एक शैतानी खोपड़ी किसी की ऐसी भी चलती है कि लो आप ऐसा कॉन्जुगेशन बना लो, यानी कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाओ। भैया ऑक्सीजन काहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है ना, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा ना, ऑक्सीजन क्यों करेगा? ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5, और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कुछ नहीं, तो ये तो गलत बात है। तो ये वाला सीन है। तो कॉन्जुगेशन होता क्या है हमने ये देख लिया, कॉन्जुगेशन की वजह से क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है हमने ये पढ़ लिया। एक आखिरी सवाल लेते हैं और उसके बाद इस चीज को हम लोग अभी ओवर करते हैं। जैसे CH3 CH2 Cl ये तुमको दिया है और आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। पहले तो ये बताओ कॉन्जुगेशन कहाँ होगी? तो यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्जुगेशन के लिए पाए सिग्मा लोन पेयर चाहिए, यहाँ पे तो सिग्मा सिग्मा लोन पेयर है, तो ये तो कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ, राइट हैंड साइड में आपको जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ कॉन्जुगेशन है, पाए सिग्मा और ये लोन पेयर। अब कोई तुमसे ये कहेगा कि इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो x एंगस्ट्रॉम है और इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो y एंगस्ट्रॉम है। सो व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y? तो तुम्हारे पास ये फलाना फलाना कुछ ऑप्शंस लेट से उसने दिए हैं, तो तुम किस ऑप्शन में मार्क करोगे? तो ये देखो कि कॉन्जुगेशन जब भी होती है तो कॉन्जुगेशन के होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। राइट साइड के स्ट्रक्चर में क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रही है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जो भी होगा y वो कम होगा एज कंपेयर टू x जिसमें कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग इस चीज को ओवर करते हैं। कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी रेजोनेंस। अभी जैसे मैंने कॉन्जुगेशन तुम्हें बताया, तो कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वो हम लोगों का रेजोनेंस रहेगा और रेजोनेंस के बाद फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर देख लेंगे कल मेसोमेरिक इफेक्ट पहले पढ़ा दूंगी और रेजोनेंस बाद में, या फिर रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक साथ। ठीक है,
तो ये 2 टॉपिक्स खत्म करने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट वुड बी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी इस चीज़ को यहाँ पे रोक देते हैं। बस ध्यान रखना कि कॉन्जुगेशन करते वक्त कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार रेजोनेंस को ही एक्चुअल में कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, बट हम लोग फिर भी रेजोनेंस को एक अलग से टॉपिक बना के सीखेंगे, ताकि रेजोनेंस के कुछ बेसिक की टर्म्स हैं जैसे एनर्जी से रिलेटेड, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए, अदरवाइज वो आपको पता नहीं होंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, कुछ मेरे को रूल्स बताने थे, वो रूल्स में बताना भूल गई हूँ। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको 2 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिए होते हैं और उन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स को आपको उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना रहता है। तो ध्यान रखोगे इसमें रूल नंबर 1, जिस कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में जितने कम चार्जेस होंगे, ठीक है, चार्जेस ऑन कॉन्जुगेटिंग, एक मिनट, चार्जेस ऑन कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जो आपके पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, चार्जेस जितने कम होंगे उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज प्लस है और दूसरा है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो आप लोगों का उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2, हमेशा आप लोगों की स्टेबिलिटी इस बात से देखी जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही आना चाहिए। अगर आया है तो आप उस चीज को स्टेबल कहोगे। अगर मान लेते हैं कल को ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, उस पर कभी भी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, तो वो चीज फिर अनस्टेबल कहलाएगी। और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आना चाहिए, आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड आपका स्टेबल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। रूल नंबर 3, आपके पास जो भी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है उस कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्या करो, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं ये गिनो, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ वहां पे, सॉरी डबल बॉन्ड कह दिया मैंने, कोवैलेंट बॉन्ड, जितने नंबर भी आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड होंगे आप लोगों के उस पर्टिकुलर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा रहेगी। ये कुछ रूल्स हैं आप लोगों के क्या करने के, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखने के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, ये लोन पेयर है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एक बनेगा CH2, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड Cl। ये सारे ना कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के अपने हाथों से देखना कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तुमसे खुद से। अभी तो मैंने बना दिया है, लेकिन तुमसे खुद से भी तो बनना चाहिए बिना देखे, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब आपको इन 3 स्ट्रक्चर्स में कंपेयर करना है कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है कि ए वाले की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर कोई चार्जेस नहीं है, और जो बाकी के 2 स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चार्जेस हैं। अब बाकी के 2 स्ट्रक्चर में अगर मुझे डिसाइड करना है, ठीक है, कि उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसे में आप ये देखो कि स्ट्रक्चर नंबर 2 में निगेटिव चार्ज किस पे आया है, कार्बन पर, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, क्लोरीन पे। वाह भाई वाह, कार्बन ना पॉजिटिव, और क्लोरीन को कभी तुमने पॉजिटिव बिहेव करते हुए देखा है क्या, नहीं देखा ना, तो ये तुम्हें लगता है तो उल्टी गंगा बह रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोगों का गड़बड़ मतलब हो चुका है। तो अब अगर कोई तुमसे इसमें पूछेगा कि कौन सी वाली स्पीशीज आप लोगों की ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कहूंगी C इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आप लोगों का B, ठीक है। क्यों इसको ऐसा लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका जो क्लोरीन है उस पर होना चाहिए ना निगेटिव चार्ज, तो C ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उस पर आप लोगों के पास निगेटिव चार्ज है। अदरवाइज उस पर एक तो निगेटिव, एक मिनट चेक कर लें, दो मैंने कुछ अंडा तो नहीं दे दिया है, नहीं कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने। अच्छा, अब आगे एक और देख लेते हैं, एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। ऐसा देख लेना यार, कहीं कुछ गड़बड़ मैंने अगर रूल्स के अगेंस्ट कर दिया है तो उसको मुझे भी बता देना
ठीक है, उसको अपन करेक्ट कर लेंगे क्योंकि कई बार होता है फ्लो में चीज़ें गलत निकल जाती हैं। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लोगे। ये दूसरा स्ट्रक्चर, इसी के साथ का आपको तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। चौथा स्ट्रक्चर ये रहा HC, ऊपर में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कार्बन पे नेगेटिव आ गया है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। ये 4 स्ट्रक्चर है ABCD। तुम्हें बताना है कि सबसे स्टेबल कौन है। ऑब्वियस है, कोई भी बता देगा कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है। ऑब्वियस है A वाला। क्यों? A पे कोई चार्जेस नहीं है। बाकी जगह देख लो, बाकी तीनों स्ट्रक्चर्स में इक्वल क्वांटिटी में चार्जेस आपको दिए हैं। अच्छा, जो आपका स्ट्रक्चर नंबर B है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है। ठीक है, जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर में जो सबसे, अगर मैं पूछूंगी अनस्टेबल कौन सा है, तो सबसे अनस्टेबल में आपका D वाला स्ट्रक्चर सबसे अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ये तो गलत हो गया, तो वो आपका हाईली अनस्टेबल होगा। अब बात आती है B और C। B और C के बीच में हम लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पे, या अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे भी ऑक्सीजन में नेगेटिव, तो ये तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं है। कंपैरिजन का पॉइंट एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, देख रहे हो? ओके, बट फिर भी अब वैसे बोलोगे कि मैडम आपने तो कहा था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अरे भैया, ये भी तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड किसके अंदर ज़्यादा है। तो तुम ये देख रहे हो कि माना कि आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर नंबर 6 है, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर सॉरी कौन सा है आपका स्ट्रक्चर नंबर, आपका जो C है, स्ट्रक्चर नंबर C में आप लोगों के पास कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर नंबर B उसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? बताओ, ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? तो सिंपल, हम लोग यहाँ पे ये जवाब दे देंगे कि पॉजिटिव चार्ज भले ही आपके ऑक्सीजन पे है, परंतु वहाँ पे अगर आप काउंटिंग करो कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से ये वाला पैटर्न आपका फॉलो होगा। तो इस तरीके के कुछ सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा वाला आप लोगों का कम स्टेबल है। ठीक है, बाकी अब हम कल बातचीत करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में, और उसके बाद फिर रेजोनेंस में। अभी इस चीज़ को ओवर करते हैं।